अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया और वो भारत के 2 रोज़ा दौरे के बाद जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। 9 साल के बाद रूस के किसी वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का दौरा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ पाकिस्तान की आला क़यादत जो है उससे भी मुलाकात की। वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिले, वो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मिले। वफूद की सतह के ऊपर भी उनके साथ जो हैं वो मुज़ाकरात हुए। उनके दौरे को लेकर बहुत सारी सवालात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद अगर वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं तो ये इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर है जिस तरीके से फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं और जिस तरीके से मुआवनत की बात की जा रही है, तिजारत में इजाफ़ा हुआ है, वो हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान और रूस के माबैन बेहतर होते हुए ताल्लुकात की निशानदही करता है। लेकिन अभी भी भारत और रूस के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। देखना यह है कि चीन और रूस के जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा उसे इस वक्त आला तरीन सतह के ऊपर कह रहे हैं और ये भारत को खटक भी रहे हैं और इसका इजहार वो कर भी रहा है। लेकिन हालात और वाक़यात जो हैं वो यकीनन ख़ित्ते पर असरानंदाज जो हैं वो होंगे। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान अमन प्रोसेस के हवाले से ज़ाहिर है कि रूस जो है उसका एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ लेकर ही पाकिस्तान भी आए हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए ज़रूरी है कि तमाम ग्रुप्स जो हैं बग़ैर किसी लसानी, बग़ैर किसी नस्ली तशख़ीस के सबको जो है वो शामिल किया जाए और अगर कोई ग्रुप भी बाहर रह जाएगा तो उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ साथ देखना ये है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसके अंदर अपना एक किरदार जो है वो मांग रहा है। रूस जो है वो किस हद तक उसकी इस मामले में पुष्टपनाही करेगा और उसके असरात जो हैं क्या पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें महसूस किए जा सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पर अपने हम मनसब से मुलाकात के बाद हर चीज़ का ज़िक्र किया, लेकिन अगर किसी बात का ज़िक्र नहीं हुआ तो वो मसला कश्मीर था। क्या मसला कश्मीर के हवाले से भी जो बैरूनी दबाव है रूस भी उसका एक हिस्सा है और मामलात जो हैं उनको स्टेटस को की तरफ ले जाने की जो है वो कोशिश है, क्योंकि तजारत जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक अहम सिलसिला जो है वो इख्तियार कर गया है और सी पैक के बाद जो है उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा भी हुआ है। रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे को लेकर इन अहम सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि असरात जो हैं वो आगे चल कर क्या रूनुमा होते हैं। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, नेशनल सिक्योरिटी के माहिर हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा कि रूसी वज़ीर ख़ारजा की 9 साल के बाद आमद हुई है, इस दौरे को आप पाकिस्तान के तनाज़ुर में कितनी अहमियत देते हैं कि उन ताल्लुकात के हवाले से जिसकी पाकिस्तान और रूस की एक तारीख़ भी है? पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने साथ ज़मीर कबूलोव को लाए हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में रूस का सबसे अहम माहिर करार दिया जाता है और जिसने अभी मॉस्को में जो कॉन्फ्रेंस करवाई थी अफ़गानिस्तान पे, वो उसी की हैंडीवर्क थी। तो पहली चीज़ ये कि दोनों जगह हिंदुस्तान गया, पाकिस्तान आया, दोनों में ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि पहली चीज़ जो उनके दिमाग में थी वो ये कि अफ़गानिस्तान में अमन कैसे लाया जाए, और उस पर अब उन्होंने, आपने जो जिक्र किया कि उन्होंने किस किस्म के पैगाम दिया है और किस किस्म का पैगाम मॉस्को की कॉन्फ्रेंस में से निकला था, ये पहली चीज़ है। लेकिन हमारे लिए शायद जो अफ़गानिस्तान में वो चाहते हैं
वो उसी किस्म की चीज़ है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे सब ग्रुप्स जो हों उन सब की नुमाइंदगी भी हो और इसका एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। इससे हमारे पोजीशन में या हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन में और रूस की जो पोजीशन है जिसका लैवरोव ने अभी जिक्र किया उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे चल के हमें ये देखना है कि और चीज़ों पे क्या होगा। एक तो हमारे जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और जो तिजारती ताल्लुकात हैं इस पे मुझे नज़र आता है कि खासी पेशरफ्त के इम्कान थे और इसको लैवरोव साहब ने बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात हुई है और ये हमें याद रखना है कि रूस ने जो पहली सर्वे की थी बलूचिस्तान में कि इसकी मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं और इसकी जो मैपिंग की थी वो पहला कदम इसमें रूस ने लिया था। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ, ये ज़रा इसके ऊपर तिजारत और फिर दफा के हवाले से भी कुछ बात हुई है। इसमें मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान का जो अमन अमल है उसमें एक किरदार का ख़्वाह है और वो बार बार उन्होंने अपने रूसी हम मनसब को भी ये बावर कराया है कि भारत बराह रास्त इससे मुतासिर होगा। वहाँ पे जो सूरत हाल है और तालिबान के हवाले से जो भारत की सोच है वो भी अयां है। लेकिन जिस तर्ज़ का रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इजहार किया है उस हवाले से आप समझते हैं कि वो भारत की सोच से मुख्तलिफ है और भारत का अफ़गानिस्तान के अमन अमल में किरदार के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि स्टेक होल्डर्स टोटली उनकी पॉलिसी पर अमल करने को तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि उसका अमल दखल उसी तरह से रहे जैसे कि अमेरिका का जब इंटरफेरेंस और जब उनकी प्रेजेंस उरूज पर थी तो वो रहे। भारत को इस वक्त सख्त खदशा है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलता है मुकम्मल तौर पर या एक छोटी सी फोर्स छोड़ जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए तो उसके मफादात को ज़ख्म पहुंचेगी। और मफादात क्या है उसके? नंबर एक कि चाइना को कंटेन कर सके, नंबर दो पाकिस्तान को कंटेन न सिर्फ करे बल्कि दो साइड से पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सके, मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से। पाकिस्तान की बदरजा उत्तम मैक्सिमम कोशिश है कि भारत का असर और रसूख वहां से ख़त्म किया जा सके। एक्चुअली मारूजी हालात इस वक्त अफगानिस्तान में और इस वक्त तो हैं ही पेचीदा, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं जब अमेरिका वहां से निकलता है। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं, मसलन रूस क्या चाहता है कि रूस और चाइना दोनों चाहते हैं कि अमेरिका वहां से निकले और चीन ये भी चाहता है कि स्टेबल हो, सिक्योर हो, ताकि उसको ओबॉर वन बेल्ट वन रोड और जो सी पैक का ऑफ कोर्स एडजंक्ट है वो चल सके और चाइना को उससे फायदा हो और उसके लिए वेस्ट एशिया की मंडियां भी खुल सकें। रूस चाहता है कि अमेरिका निकले ताकि ओवरऑल अम्ब्रेला जो है वो रूस की हो। आई थिंक रूसी वजीर खारजा आज जो आर्मी चीफ से मिले हैं, कौमी सलामती के इन्हीं पेचीदा मसाइल पर उन्होंने बात की होगी कि जो खित्ते के मुल्क हैं वो इकट्ठे होके सलामती अफगानिस्तान की डिटरमिन करें। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि पश्तून एक डोमिनेंट वहां पे पॉपुलेशन है और तालिबान उनको मेनली रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मिलिटराइज्ड हैं, क्योंकि तालिबान की बिल्कुल नहीं लगती अहले तशी के साथ जो कि ईरान से सपोर्ट लेते हैं, ताजिक के साथ नहीं लगती, उज़्बेक के साथ नहीं लगती। तो अफगानिस्तान का स्टेबल और सिक्योर होना एक बहुत मुश्किल मैं आता हूँ इस तरह मसूद अख्तर साहब। अब नजमुद्दीन शेख साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है खित्ते का मामला है
और तिजारत जो है वो इस वक्त एक बुनियादी हदफ है। आर्मी चीफ़ का कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट आया था कि अपना घर ठीक करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अमन की जानिब जो है हमें माजी को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अब आज जब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे किसी रियासत के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम नहीं है, हम अमन के हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहते हैं। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये जो सारा एक सिलसिला इकट्ठा हो रहा है जिसके अंदर तिजारत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर रही है, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का अमन भी इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते जो हैं वो खुल सकें, तो उसके नतीजे में कश्मीर का मसला जो है वो बैक बर्नर पर चला जाए? देखिए, इस पे रूस की जो पोजीशन है और जिससे ये वाज़े होता है कि उसकी कोई बात नहीं हुई है, इसमें मुझे लगता है कि उस पे आपको रूस से किसी किस्म की इन्फ्लुएंस या किसी किस्म की हिमायत का की तवक्को रखना सही नहीं होगा। ये मुझे तो वाज़े मालूम होता है कि ये पोजीशन रूस की जो है वो लगभग वही होती जा रही है जो कि और ममालिक की इस खित्ते में रही है। तो अब सवाल ये है कि इसके अलावा रूस के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, और रूस की जो माजी में अफगानिस्तान में जो पोजीशन रही है वो किस किस्म की है। हमें याद रखना चाहिए कि उनको जब वो कहते हैं कि सब ग्रुप्स जो हैं उनकी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो वो उसी सिलसिले की बात कर रहे हैं जब शुमाली अफगानिस्तान में एक नॉर्दर्न अलायंस बनी थी और जिस नॉर्दर्न अलायंस की पुष्पनाही रूस के साथ, दूसरे ममालिक के साथ रूस भी कर रहा था। तो उनके लिए ऐसे काम अफगानिस्तान में ज़रूरी है और वो समझते हैं कि उस काम लाने के लिए सब जो ग्रुप्स हैं उनकी वहाँ पे नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो भी हुकूमत बने। ये मेरी नज़र में ये कबूलोव ने मॉस्को में भी मैसेज दिया था और यहाँ पे भी यही पैगाम लाए हैं। लेकिन जहाँ तक तिजारत का सवाल है और जहाँ तक इक़्तिसादी कोलैबोरेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि रूस अब तैयार है आपके साथ ये बढ़ाने के लिए, खास तौर पे क्योंकि जब आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया को रूस ने हमेशा अपना नियर अब्रॉड समझा है कि उसकी जो असल रसूख उस इलाके में है वो खासा है और उसको वो कायम रखना चाहता है और कहता है कि सब अमेरिका तो दूर है, ये तो हम पड़ोसी हैं और हमारा यहाँ पे असल रसूख ज्यादा होना चाहिए। और उसके लिए वजह भी है, अभी भी ताजिकिस्तान से, किर्गिज़स्तान से और उज़्बेकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रूस में जाके अपनी रोजी कमाते हैं और इनकी रेमिटेंसेस पे इन तीनों ममालिक की रियासतें चलती हैं। मैं आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब। मसूद अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कश्मीर के मामले पर हमारी एक सोच जो है उसमें एक उस तरह का जारहानापन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारा जो बैनुल अक़वामी दबाव जो है ये इकट्ठा हो रहा है कि नहीं पहले चीज़ों को, क्योंकि देखें सीज़ फायर पर जितने अच्छे तरीके से अब अमल हो रहा है LOC पर इससे पहले नहीं हुआ है, आपको ये दिखाई देता है कि सारे अनासर जो हैं हमारे, चाहे चीन हो चाहे रूस हो या इर्द गिर्द के ममालिक हों, ये है कि दबाव है कि पहले मामला ठीक किए जाएँ, तिजारत बहाल हो, फिर आगे चल के देखेंगे कि कश्मीर क्या सूरत हाल जो होती है। जैसे नजमुद्दीन शेख साहब भी कह रहे हैं कि आपको तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए रूस से। बिल्कुल सही फरमाया, और आपने अलूड किया था नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तरफ। वहां पर देयर इज अ क्लियर चेंज इन पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी चीफ की तरफ से भी, और आई थिंक यही सारे प्रेशर्स हैं
जो कि इस वक्त मुल्क की लीडरशिप के ऊपर हैं, फैट एफ से हमें बहुत ज्यादा रेस्पाइट नहीं मिल रही। हम बावजूद के हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। रूस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडेन आ गया है और देखिए उसने हमें क्लाइमेट चेंज पर जो समिट की है उस पर नहीं बुलाया। क्लूगरमैन का तबसरा था कि दिस इज प्रोबेबली एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है। नहीं, ये ओवरसाइट नहीं है, ये आई थिंक डेलिब्रेट स्नब है, बिकॉज डेनियल पर्ल के ऊपर जो फैसला हुआ उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि तालिबान को फोर्स करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर रहें और आए। कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखुसूस। और ये खुशी की बात है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पर हैं इस वक्त। चाहे जाए कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स किए, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें, असम में जो हम कर रहे हैं वो मत नोट करें, आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं। ये खुशी की बात है कि अब कोई भी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेरर का, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस वक्त हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में मेरे ख्याल में हमने सही मैसेज दिया दुनिया को कि हम अपनी इंटरनल घर को सही करने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि कर सकें, क्योंकि आज ही की खबर है कि TLP वाले इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं फ्रेंच एम्बेसडर को, और पाकिस्तान इस वक्त गो में है कि फ्रेंच एम्बेसडर को कैसे निकाल सकते हैं हम, और TLP वाले भी नहीं मानने। सो इंटरनल हाउस जब तक ऑर्डर में नहीं होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में सियासी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी जब तक एक कंसेंसस नहीं हो। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने सवाल किया था, आपने बड़ा मोहतात अंदाज उस पर इख्तियार किया था। ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म साहब भारत से कपास की दरामद की बात करें, फिर एक दबाव बिल्ड हो और फिर वो फ़ैसला जो है वो वापस हो जाए और उस पर फ़ॉरेन ऑफिस का भी बयान आ जाए, कुछ वज़रा उसकी मुखालफत भी कर दें, लेकिन ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है रूस के वज़ीर ख़ारजा से तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा को इस हवाले से बताया तो जा सकता है कि असल मसला जो है वो क्या है। क्या हम वो मॉरल ग्राउंड्स भी खो रहे हैं जहाँ पे हम कश्मीर का मुकदमा लड़ते थे अपनी कमज़ोरियों की वजह से? देखिए, मसूद अख्तर साहब ने बात की और मैं उसको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ कि हमारा इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। हम जब इक्तिसादी तौर पे एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं, अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर बन सकते हैं, उस वक्त आपको अपने 220 यानी 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी जो अहमियत है मंडी के तौर पे, मार्केट के तौर पे और एक्सपोर्टर के तौर पे, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के तौर पे, वो जब तक वाज़ेह नहीं होगा तब तक आपकी दुनिया में, देखिए आज दुनिया इक्तिसादी दुनिया है। अगर आप इक्तिसादी तौर पे आप कुछ फवायद नहीं दे सकते अपने पार्टनर्स को, तो वो पार्टनर्स आपके साथ रहना नहीं चाहते। तो इस वक्त आपको इसी पे फोकस करना है, लेकिन इस फोकस पे हमें ये भी याद रखना है कि ये 2 महीने में 3 महीने में होने वाली बात नहीं है, इसमें आपके बरस लगेंगे और उसके लिए आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी। ये चीज ये नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे और 2021 से शुरू करेंगे और 2022 तक हो जाएगा, वो नहीं। आपकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है इस वक्त वो बहुत कम है, और अहमद अजहर साहब जो बात कर रहे हैं कि साहब हम उम्मीद रखते हैं कि हम 4% तक पहुंचेंगे। इसके साथ दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोई इसके साथ
अग्रीमेंट नहीं है, वो बात कर रहे हैं इससे बहुत कम रेट ऑफ ग्रोथ पे। तो हमें पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारा इंटरनल हाउस जो है सियासी तौर पे, लेकिन मेरी नज़र में सियासी से ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पे इसको किस तरह हम स्टेबलाइज करें और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाएं। ये अगर एक चीज़ है जिस पे हमें फोकस रखना है वो ये है, और इसमें अगर रूस के साथ आपकी इक़्तिसादी ताउन हो सकता है तो उसको बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कश्मीर पे रूस हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो फिर हम उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते। उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, उनको इसमें दिलचस्पी है, हमें दिलचस्पी है। वो आपके अफवाज के साथ एक्सरसाइज करते हैं। अब उन एक्सरसाइज का हमें वाज़ेह है कि एक्सरसाइज में बहुत फोकस जो है वो एंटी टेररिज्म है, एंटी सेपरेटिज्म है। वो जो एफसीओ के की चीज़ें कही हुई हैं उस पर वो फोकस करते हैं, और वो इस पर भी फोकस करते हैं कि साहब आपकी एक नुमाया किरदार है नारकोटिक्स में भी, और उसके लिए भी आपके साथ वो ताउन करते हैं। मैं आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब। अब मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि मैं आपसे भी यही ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब हमें अपना घर देखना है, अब हमें मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने हैं, और अगर हमने दुनिया के साथ चलना है तो फिर ज़रा मसला कश्मीर को हमें अलग रखना पड़ेगा और दीगर मामलात जो हैं उनको तरजीह देनी होगी। क्या आप समझते हैं कि अब इस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही, इसी तरह से मामलात आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दें पूरी दुनिया को। और वो शायद हमें अंदिया जरूर दिया हमने। कश्मीर के ऊपर हम बहुत ज्यादा शोर नहीं कर रहे। हमने देखिए जब ये हमाद अजहर ने पॉलिसी दी कि जी हम चीनी और कपास बरामद करना चाहते हैं, तो ये कोई स्लिप नहीं था। ये दिस वाज जस्ट टू फील द वाटर्स कि एज पर द नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पॉलिसी अगर हम ये करते हैं तो क्या ये पब्लिक को एक्सेप्टेबल होगा। और जब बैकलैश आया तो उन्हें पता चला कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमें कश्मीर के ऊपर हम वो स्ट्रांग पोजीशन हम नहीं ले सकते। नंबर 2, इंटरनली ये जो मैंने आपसे टीएलपी का जिक्र किया, उसके साथ साथ देखिए हमारे जो हजारा मैसेकर्स हैं ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और याद रखिए कि जो बाइडन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादा प्रो ह्यूमन राइट्स हैं, प्रो रिलीजियस राइट्स हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ हैं मेन स्ट्रीम मुसलमानों से इस मुल्क में, वो कहते हैं कि उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम किसी तरह के टेररिज्म को, फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छे वाइब्स दिए हैं जब हमने अजहर मसूद साहब और हाफिज सईद को नजरबंद किया हुआ है, लेकिन दुनिया अभी भी हमारा पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही। उसके साथ साथ नहीं, मतलब मसूद अख्तर साहब ठीक है, दुनिया जो है वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। मतलब इंसानी हकूक़ के अलमबरदार किस तरह के हैं? मुनाफ़कत के हैं? क्या उनको भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र नहीं आती? क्या उनको कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र नहीं आती है? उससे बदतरीन सूरत हाल जो है वो दुनिया के अंदर क्या होगी? तो ये तो एक मुनाफ़काना रवैया है। क्या हमने उस मुनाफ़काना रवैये की रो में बहना है या उसमें से हमें उस कॉज के साथ खड़े होना है? याद रखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हिंदुस्तान ने इस वक्त ह्यूमन राइट्स को जिस तरह मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरह से जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत रजिस्टर बनाए जा रहे हैं आसाम में, जिस तरह से 35 कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। मगर याद रखने की चीज है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई मोरालिटी नहीं है। वहां पे खाली एक ही सिक्का चलता है और वो नेशनल इंटरेस्ट का सिक्का चलता है। उसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी या एक्सटीरियर मनूवर हमसे कदरे बेहतर है और वो कन्विंस कर देते हैं पूरी दुनिया को कि जनाब
पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को पूरी दुनिया में, और दुनिया वो कन्विंस हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 अपना हाउस ऑर्डर में करें, नंबर 2 अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर करें, नंबर 3 उसके लिए हम व्हाट इज द बेयर मिनिमम कॉमन अमंगस्ट द पीपल नेशनल इंटरेस्ट, वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करें और अवाम के पास लेके जाएं, ताकि आप देखिए हमने खाली तह तक गए और पानी को फील किया, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, हमें वापस आना पड़ा। लेकिन आई थिंक हम में विल पावर है, ऑल्दो ये परमानेंस है इस चीज को कि नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी इखलाकियात का अमल दखल नहीं है। अमेरिका वही करेगा। मैं आता हूँ मसूद अख्तर साहब, नजमुद्दीन शेख साहब, नेशनल इंटरेस्ट मतलब ये एक ज़रा कोई कॉपी बना के बता दें नेशनल इंटरेस्ट की, ताकि फिर जब कश्मीर के ऊपर भी बात करें तो ये सोच समझ के बात करें कि ठीक है हमें बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ चलना है और हमने इसको एक जॉर्गन के तौर पे रखा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई अहमियत हैसियत नहीं है। देखिए, अब आप अपने पहले तो आप फैसला करें कि आपके कौमी मफाद क्या है। आपके कौमी मफाद ये है कि आप अपने अवाम को उनकी इक़्तिसादी सूरत हाल को सुधारे। आप की कौमी मफाद है कि आपके यहाँ अंदरूनी इस्तेकाम हो और लोगों के लिए सेहत और तालीम वगैरह की जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़े। क्या ये है आपका कौमी मफाद या आपका कोई और कौमी मफाद? आपको अपनी डेफिनेशन सही करनी है। आप हर चीज को इस पे नहीं मुनासिर कर सकते कि साहब हमने दुनिया एक तरफ है, हम दूसरी तरफ हैं, क्योंकि आप दुनिया से अलग हो नहीं सकते। आप पे अब भी मुझे नजर आ रहा है कि FATF की भी अभी आपने शराइत पूरी करनी है, उन्होंने आपको अभी तक हटाया नहीं है। और अगर कौमी मफादात के सिलसिले में आप चाहेंगे कि आप लोगों से कर्जा भी दे सकें, अपने बॉन्ड्स भी बेच सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी एक हैसियत बन जाए जिसमें आप पे ये FATF की तलवार जो है वो टंगी न रहे। अब ये चीजें आपको ये जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। ये सिर्फ ख्याल नहीं रखना कि आपकी आवाम की दिलचस्पी क्या है, और आपकी आवाम की दिलचस्पी भी आप पूरी तरह से पहचानें और देखें कि क्या वो इस वक्त जब उनके पास बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे पास हर साल कम से कम 10 लाख लोग रोजगार ढूंढेंगे, और अगर हमारी पॉपुलेशन भी ऐसी बढ़ती रही जिस पे हमने कोई कंट्रोल अभी तक नहीं किया है, तो इसके लिए नौकरियां आएंगी कहाँ से? ठीक है, मेरे पास चूँकि वक्त थोड़ा रह गया है, मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि कौमी मफाद की डेफिनेशन जो है, हम तो मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन्स के अदवार में ज़िंदा हैं और वही चीज़ जो है वो फिर नस्बुल-ऐन बन जाती है। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन्स होते हैं, तो ये कौन तय करेगा, कैसे होगा? ये तो वजीर आजम साहब ने तय करना है, डिफेंस मिनिस्टर ने तय करना है, फॉरेन मिनिस्टर ने तय करना है, लीडरशिप वजीर आजम की होगी। क्विकली, ऑफ कोर्स शेख साहब एक प्रैक्टिशनर रहे हैं स्टेट क्राफ्ट के, क्योंकि फॉरेन ऑफिस ही इंटरनल पावर जो मुल्क की होती है उसको एक्सप्रेस करता है बाहर की तरफ। उस स्टेट क्राफ्ट में 4 बुनियादी कौमी मफादात, मैं किताब की बात कर रहा हूँ अब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दिफा और सलामती, इकोनॉमिक वेलबींग, मुआशी खुशहाली, फेवरेबल रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर, मुवाफिक खित्ते के और दुनियावी हालात, और लास्ट ऑफ ऑल प्रोमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, प्रोमोशन ऑफ द नेशनल वैल्यूज। ये चारों चीजें अगर नहीं होंगी, मसलन देखिए इकोनॉमिक वेलबींग, हमारी उसकी सब इंटरेस्ट है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कमेंसुरेट होना चाहिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। बांग्लादेश आजाद हुआ तो हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, हमसे लोअर इकोनॉमी थी। आज उनकी पॉपुलेशन हमसे कम हो गई है और उनके इकोनॉमिक एंड से सारे बेहतर हो गए। तो नजमुद्दीन शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये चीजें अगर हम सही नहीं करेंगे
तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये करना मेरे प्रोग्राम का वक्त